एक से 5 पहली रात 5वीं औरत ने कहानी सुनाई। पिस्सू बिना सोचे समझे लिए हुए फैसले इतनी बड़ी आफत लाते हैं कि उनका कोई हल नहीं होता। जो एक बेवकूफ की तरह व्यवहार करता है वह एक अक्लमंद की तरह पछताता है, जैसा कि हाई हिल के राजा के साथ हुआ। उसने अपने पागलपन की वजह से ऐसा बेवकूफी का काम किया जिसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। उसने अपनी बेटी और खुद की इज्जत दोनों को झमेले में डाल दिया। एक बार की बात है कि हाई हिल के राजा को एक पिस्सू ने काट लिया। राजा ने उसे पकड़ भी लिया और यह देखकर कि वह कितना राजा जैसा और शाही पिस्सू था, उसने उसको फेंका भी नहीं और मारा भी नहीं। उसने उसको एक शीशी में बंद करके रख दिया। वह उसे रोज अपने हाथ से खाना खिलाता तो वह छोटा सा जानवर इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि 7 महीने खत्म होते होते तो उसको उसके घर में रखना जरूरी हो गया, क्योंकि वह तो अब एक भेड़ से भी बड़ा हो गया था। यह देखकर राजा ने अब उसे मारने का और उसकी खाल निकालने का हुक्म दिया। अब उसने सब जगह एक फरमान निकलवा दिया कि जो कोई यह बताएगा कि यह खाल किसकी है वह उसी से अपनी बेटी की शादी करेगा। जैसे ही यह फरमान निकाला गया तो दुनिया के चारों कोनों से लोगों ने भीड़ में वहां अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आना शुरू कर दिया। एक बोला यह खाल तो किसी बंदर की है, दूसरा बोला कि यह खाल किसी लिंक्स की है, तीसरा बोला यह खाल तो किसी मगर की लगती है। थोड़े में कहो तो किसी ने किसी जानवर का नाम लिया तो किसी ने किसी और का, पर वे सब सच से सैकड़ों मील दूर थे। कोई भी कील पर हथौड़ा नहीं मार सका। आखिर एक ओगरे इसके लिए कोशिश करने के लिए आया। वह ओगरे दुनिया का शायद सबसे बदसूरत आदमी था। जब भी कोई उस ओगरे को देखता तो वह आदमी कितना भी बहादुर होता डर के मारे कौंपने लगता। पर जैसे ही वह आया उसने खाल को घुमा फिरा कर देखा और सूंघा तो तुरंत ही बता दिया कि यह खाल तो पिस्सुओं के राजा की है। राजा ने देखा कि ओगरे का तीर तो निशाने पर लगा है। अब वह अपने कहे हुए वायदे से मुकर तो नहीं सकता था, सो उसने अपनी बेटी पॉर्जिला को बुलवा भेजा। पॉर्जिला का रंग दूध में मिले हुए गुलाब जैसा था। उसको भगवान ने ऐसी जादुई सुंदरता दी थी कि तुम उसे देखने से कभी थक ही नहीं सकते। राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ। मैं अपने वायदे से फिर नहीं सकता, चाहे वह राजा हो या फिर भिखारी। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हालांकि यह करते हुए मेरा दिल टूटता है। किसने सोचा था कि यह इनाम एक ओगरे जीत लेगा। पर किसी को जल्दी में नहीं तौल लेना चाहिए, सो धीरज रखो बेटी और अपने पिता के खिलाफ मत बोलो, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम खुश रहोगी। क्योंकि कहावत है कि गुड्डी में ही लाल छिपे रहते हैं। जब पॉर्जिला ने यह सुना तो उसकी आंखें गीली हो गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके होठ लटक गए। उसके घुटने कांपने लगे। वह रोते हुए बोली, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है पिताजी जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है? क्या मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया है? आप तो हमेशा यही कहते थे कि मैं ही आपकी आत्मा की खुशी हूँ। क्या आप उसे ही अपनी आंखों के सामने से दूर करना चाहते हैं जो आपकी आंख का तारा है? पिताजी ओ बेरहम पिताजी, काश मेरा पालना ही मेरी मौत का बिस्तर बन गया होता तो मैं कम से कम में यह दिन देखने के लिए तो जिंदा नहीं रहती। पॉर्जिला कुछ और कहने जा रही थी कि राजा गुस्से से चिल्लाया, अपने गुस्से को रोको बेटी। कभी कभी सूरत शक्ल धोखा दे जाती है। क्या किसी लड़की के लिए यह ठीक है कि वह अपने पिता को सिखाए? अपने आप को शांत करो, मैं कहता हूं कि अब चुप रहो। अगर मेरे ये हाथ तुम्हारे ऊपर उठ गए तो तुम्हारे शरीर में तुम्हारी कोई हड्डी पसली नहीं बचेगी।
पॉर्जिला, यह तो बताओ कि कोई बच्चा कितना समय लेता है मेरी इच्छा के सामने खड़े होने के लिए। इसलिए जाओ, जल्दी करो। उसका हाथ पकड़ो और उसके साथ उसके घर चली जाओ। मैं इस चेहरे को अब और ज्यादा देर तक नहीं देख सकता। बेचारी पॉर्जिला ने देखा कि वह तो अब इस जाल में फंस गई है। सो वह ऐसी शक्ल लिए जैसी किसी को मौत की सजा मिल गई हो और उसकी गर्दन कुल्हाड़ी और पत्थर के बीच में रखी हो वहां से चल दी। उसने ओगरे का हाथ पकड़ा। ओगरे भी उसको बिना उसकी दासियों के घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले चला। वहां वह उसे पेड़ों के बने एक महल में ले गया जहां सूरज भी उसको नहीं देख सकता था। वहां टहनियों पत्थरों से टकरा टकरा कर अंधेरे में बुदबुदाती रहती थीं। जंगली जानवर वहां बिना कोई टैक्स दिए चारों तरफ घूमते रहते थे। वे कहीं भी किसी भी झाड़ी में बेखट के पहुंच जाते थे जहां कोई आदमी कभी नहीं जाता था जब तक कि वह खो नहीं गया हो। ऐसी जगह पर जो एक बिना साफ की हुई चिमनी की तरह से काली थी, ओगरे का घर था। वह चारों तरफ से उन आदमियों की हड्डियों से सजा हुआ था जिनको उसने खा लिया था। जरा सोचो, यह सब देखकर तो उस लड़की बेचारी का क्या हाल हुआ होगा। पर यह तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था जो अभी उसके सामने और आने वाला था। शाम के खाने से पहले उसने मटर खाई, फिर शाम के खाने के बाद उसने भुनी हुई बीन्स खाई। उसके बाद ओगरे शिकार के लिए चला गया। जब वह शिकार से लौटा तो उसके साथ बहुत सारे आदमी थे जो उसने मारे थे। आकर बोला, प्रिय पत्नी, अब तुम मुझसे यह शिकायत नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारी ठीक से परवाह नहीं करता। देखो, मैं कितना सारा बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आया हूँ। इसे लो और खुशियां मनाओ और मुझे बहुत सारा प्यार करो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें खाने की कमी महसूस होने दी तो आसमान गिर जाएगा। बेचारी पॉर्जिला यह भयानक दृश्य देखकर तो हैरान रह गई। उसने उधर से अपना मुंह फेर लिया। ओगरे ने यह देखा तो जोर से चिल्लाकर बोला, ओह, यह तो सूअर के आगे मिठाई डालने जैसा हो गया। कोई बात नहीं, कल सुबह तक धीरज रखो। कल मुझे एक जंगली सूअर के शिकार के लिए बुलाया गया है, तो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ जंगली सूअर लेकर आऊंगा। फिर हम लोग अपने संबंधियों के साथ एक बड़ी सी दावत खाएंगे और अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। ऐसा कहकर वह जंगल चला गया। पॉर्जिला एक खिड़की में खड़े होकर रोने लगी। इत्तफाक से एक बुढ़िया उधर से गुजर रही थी जो बहुत भूखी थी। से उसने वहां से कुछ खाना मांगा तो पॉर्जिला बोली, ओ मेरी अच्छी स्त्री, काश तुम जानती कि मैं एक ओगरे के पास कैद हूँ। वह मेरे लिए कुछ आदमी लोग लेकर आता है जो वह मारता है। मैं एक राजा की बेटी होते हुए भी अपनी जिंदगी का सबसे खराब समय जी रही हूँ। हालांकि मेरा लालन पालन तो बड़े ऐशो आराम में हुआ है। यह कहकर वह उन बच्चों की तरह से जोर जोर से रोने लगी जिनके मुंह से उनकी रोटी छीन ली गई हो। उसकी यह हालत देख सुनकर वह बुढ़िया को उसके ऊपर दया आ गई। उसने पॉर्जिला से कहा, धीरज मत खो बेटी, अपना दिल खुश रख। रो रो कर अपनी सुंदरता को मत बिगाड़, क्योंकि तुझे अच्छी किस्मत मिल गई है। मैं तेरी हर तरीके से सहायता करूंगी। सुन, मेरे 7 बेटे हैं जो 7 बड़े साइज के आदमी हैं, मासे, नार्दो, कोला, मिक्को, पैत्रुलो, एस्कार्डियो और सीकोन, जिनके पास बहुत गुण यानी ताकतें हैं। खासकर मासे, हर बार जब भी वह जमीन से कान लगाता है तो उसे 30 से 30 मील तक के चारों तरफ का सब सुनाई दे जाता है। नार्दो जब अपने हाथ धोता है तब वह बहुत सारे साबुन के झाग बना सकता है। कोला जब भी अपने हाथों से कोई छोटा सा लोहे का टुकड़ा भी जमीन पर फेंकता है तो वहां तेज रेजर का एक जंगल उग आता है। जब मिक्को कोई छोटी सी लकड़ी की डंडी फेंकता है तो वहां बहुत ही घना उलझा हुआ जंगल बन जाता है। अगर पैत्रूलो एक बूंद पानी जमीन पर फेंक दे तो वहां बहुत बड़ी नदी बन जाती है।
और जब एस्कार्डियो चाहता है कि कोई मजबूत मीनार खड़ी हो जाए तो उसको केवल एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा फेंकना होता है। और सीकोन तो अपनी कमान से इतना सीधा निशाना लगाता है कि वह 1 मील दूर किसी मुर्गी की आंख भी भेद सकता है। मैं अपने बेटों की सहायता से, जो बहुत ही नम्र और दोस्ती का व्यवहार करने वाले हैं और जो सब तुम पर दया करेंगे, तुमको इस ओगरे के चंगुल से आजाद करवाने की कोशिश करती हूँ। पॉर्जिला बोली, अभी के सिवाय और कोई समय ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा वह नीच पति अभी बाहर गया हुआ है और शाम तक वापस नहीं आएगा। हमारे पास बहुत समय है यहाँ से निकलने का और भागने का। बुढ़िया बोली, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दूर रहती हूँ इसलिए यह काम आज की शाम तो नहीं हो सकता। पर हो, मैं तुमसे वायदा करती हूँ कि कल सवेरे मैं और मेरे सब बेटे यहाँ आएंगे और तुमको इस मुश्किल से निकालने में सहायता करेंगे। ऐसा कहकर बुढ़िया वहाँ से चली गई और पॉर्जिला भी शांति से सोने चली गई। वह रात भर गहरी नींद सोई। पर जैसे ही सुबह पंछी बोलने लगे तो सूरज की बड़ी उम्र हो लो, वह बुढ़िया अपने 7 बेटों के साथ वहां थी। उन सबने पॉर्जिला को अपने बीच में लिया और उसको लेकर शहर की तरफ ले चले। पर वे अभी आधा मील भी नहीं गए होंगे कि मासे ने अपना कान धरती से लगाया और सुना तो चिल्लाया, संभाल कर, वह लोमड़ा रहा है। ओगरे घर वापस आ गया है। उसको पता चल गया है कि उसकी पत्नी घर में नहीं है। सो वह अपनी टोपी अपनी बगल में दबाकर जल्दी से घर से निकल रहा है। जैसे ही नारदो ने यह सुना तो उसने अपने हाथ धो लिए, जिससे साबुन के झागों का एक बड़ा समुद्र बन गया। और जब ओगरे आया और उसने झागों का समुद्र सामने देखा तो वह घर भागा और जल्दी से घर से भूसा लेकर आया और उसे नीचे डाल डालकर उस पर चलता रहा जब तक कि वह उसको पार नहीं कर गया। उसके बाद मासे ने फिर से अपने कान धरती पर लगाकर सुनने की कोशिश की तो चिल्लाया है। साथियों, वह फिर आ रहा। यह सुनकर कोला ने एक लोहे का टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया और तुरंत ही वहां तेज धार वाले रेजस का एक जंगल उग आया। जब ओगरे ने यह देखा तो वह फिर घर भागा गया। उसने अपने आप को लोहे में लपेटा और तब कहीं जाकर वह उस भयानक रेजर के जंगल को पार कर सका। मासे ने फिर से अपने कान धरती से लगाए और सुनकर चिल्लाया, बाहों तक वहों तक। वह अब इतनी तेज चाल से आ रहा है जैसे वह उड़कर आ रहा हो। मिक्को अपनी डंडी के साथ तैयार था। उसने अपनी डंडी फेंककर अपने और उसके बीच में एक घना जंगल खड़ा कर दिया। अब यह घना जंगल तो पार नहीं किया जा सकता था। जब ओगरे उसके पास आया तो उसने अपना करारा चाकू अपनी कमर में बांध लिया। उसके इस चाकू के फल उसके बाएं और दाएं दोनों ओर थे। वह उनको इस तरह से बांध कर जो उड़ा तो उसके दोनों तरफ के पेड़ कट कट कर गिरने लगे और वह उसमें से सुरक्षित रूप से निकल आया। मासे ने फिर धरती पर कान लगाकर सुना तो उसे ओगरे के पैरों की आहट फिर से सुनाई दी। जब पैतरूलो ने यह सुना तो उसने एक छोटे से स्रोत से मुट्ठी में पानी लिया और धरती पर डाल दिया। तुरंत ही वहां एक बहुत चौड़ी नदी बहने लगी। जब ओगरे ने नई अड़चन देखी तो उसने सोचा कि वह जल्दी से कुछ नहीं कर सकता, तो वह तुरंत ही अपने सारे कपड़े उतार कर नंगा होकर और उन कपड़ों को अपने सिर पर रख उस नदी में तैरने लगा और दूसरी पार आ गया। मासे ने एक बार फिर धरती से अपने कान लगाए और फिर एक बार सुनने की कोशिश की तो वह फिर चिल्लाया, ओगरे हमारे पीछे पीछे आ रहा है और इस बार मामला ज्यादा खराब है। मुझे ओगरे की एड़ी की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। हम लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो हम सब गए। एस्कैडियो बोला, चिंता न करो, मैं इस बदसूरत को अभी ठीक किए देता हूँ। यह कहकर उसने कुछ छोटे छोटे पत्थर उठाए और उनको धरती पर डाल दिया। तुरंत ही वहां एक बहुत ऊंची टावर खड़ी हो गई। वे सब लोग शरण लेने के लिए उसमें घुस गए और उसका दरवाजा बंद कर लिया।
जब ओगरे आया तो उसने देखा कि वे सब तो बहुत ज्यादा सुरक्षित जगह में चले गए हैं, तो वह फिर से घर भागा गया और शराब उतारने वाली एक सीढ़ी ले आया। मासे ने फिर से अपने कान धरती से लगाए तो सुना कि ओगरे फिर से भागा चला आ रहा है, तो चिल्लाया, अब तो हमारी सारी मोमबत्ती जल गई, बस केवल नीचे का हिस्सा रह गया है। मेरा तो दिल धड़क रहा है, मुझे लगता है कि बस आज हमारा आखिरी दिन है। सीकोन बोला, तुम तो बहुत ही कायर हो। तुम सब मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैंने उसके सिर में गेंद जरूर मारनी है। जब सीकोन यह कह रहा था तब ओगरे अपनी सीढ़ी को टावर से लगाकर उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया था। सीको ने उस पर निशाना लगाया और उसकी एक आंख फोड़ दी। दर्द के मारे वह जमीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे कोई नाशपाती जमीन पर गिर पड़ी हो। तब वह टावर से बाहर गया और अपने बड़े चाकू से, जो वह हमेशा अपने पास रखता था, ओगरे का सिर काट लिया जैसे वह कोई चीज हो। उसके बाद वे उस सिर को राजा के पास ले गए तो राजा ने अपनी बेटी को पाकर बहुत खुशियों मनाई। वह ओगरे को अपनी बेटी देकर हजारों बार पछता चुका था। उसके कुछ दिन बाद पॉर्जिला की शादी एक सुंदर राजकुमार से कर दी गई और बुढ़िया और उसके सातों बेटों को, जिन्होंने राजकुमारी को ओगरे से छुड़ाने में सहायता की थी, राजा ने बहुत सारा इनाम दिया।